हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज का टॉपिक क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो, प्रीवियस वीडियो देखी है तुमने? यार मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस में देखो सारी वीडियोस। आप देखा करो ना, प्लेलिस्ट में जाया करो, उसमें देखा करो सीबीएसई 9 साइंस वाली जो प्लेलिस्ट है उसको खोल लो। मैथ्स का देखना हो तो मैथ्स वाली प्लेलिस्ट खोल लो, तो उसमें सीक्वेंस में देख लिया करो। ठीक है, तो अभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, तो इसको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें क्विक रिविजन दे देता हूँ। क्विक रिविजन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, उस पर हम आ रहे हैं। वीडियो उसी पे ही है, लेकिन अब थोड़ा सा रिवीजन समझ लो या फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। भाई, हमारा जो सेल है, ये सेल है, सेल का बेसिकली स्ट्रक्चर का एक पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल ऐसा होता है और बीच में से न्यूक्लियस होता है ना। तो जो सेल है हमारा, इसकी इसके तीन पार्ट होते हैं इसके स्ट्रक्चर के। अगर कोई कोई बोले आपको कि सेल का स्ट्रक्चर बताओ, तो उसके तीन पार्ट है। एक तो पहला पार्ट ये, जिसको हम पढ़ेंगे भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये जो लाइन, ये जो बॉडी बना रहा है, ये जो लाइन है चारों तरफ, जो सेल की शेप दे रहा है एक तरह से, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये बीच में जो है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और जो ये बीच में पूरी बॉडी है, जो खाली बॉडी है, इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली सेल के तीन पार्ट होते हैं स्ट्रक्चर के। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो लाइन, आउटर बाउंड्री बोल लो इसको, आउटर बाउंड्री, थिक थिन आउटर बाउंड्री। और एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियस। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में मैं जब इंट्रोडक्शन दे रहा था वहां समझाया था। अभी हम क्या है, एक एक करके ये तीनों समझेंगे। तो आज हम समझ रहे हैं सिर्फ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है, ये समझ गए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियस पढ़ लेंगे, उसके बाद साइटोप्लाज्म पढ़ लेंगे। समझ गए? तो ये तो मैंने तुम्हें दे दिया थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट होना जरूरी है, नहीं? तो अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो सिंपल सी बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं और क्या क्या कर सकता है, वो इस वीडियो में देख लेते हैं। तो पहले तो हम पढ़ लेते हैं। भाई, हमने अभी देख लिया सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो आउटर बाउंड्री होती है, उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो हम लिख लेते हैं भाई कि हम क्या बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो दिस इज द, क्या बोल सकते हैं, आउटर मोस्ट लाइनिंग, लिविंग थिन लाइनिंग बोल सकते हैं। या फिर मैं जितना इजी हो सके उतना रखता हूँ, आउटर मोस्ट थिन लाइनिंग कवरिंग द सेल। ठीक है जी। अच्छा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। ये एक और नाम हो सकता है इसका। और क्या क्या नाम हो सकता है मैं इसलिए बता रहा हूँ, सारे नाम के कंफ्यूज जाओगे अगर इंटरचेंजेबली यूज होंगे। सेलेक्टिव मेम्ब्रेन बोल सकते हो, सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो इसको। और क्या क्या नाम हो सकते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल मतलब कोई चीज जब आर पार हो जाती है उसको बोलते हैं परमिएबल। ये इंग्लिश का वर्ड है, परमिएबल। ठीक है, तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, ये सब नाम आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही। ठीक है, ये सारे नाम है। सेलेक्टिव मेम्ब्रेन बोल लो, सेल मेम्ब्रेन बोल लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोल लो। ठीक है, तो आपने देख लिया इसके नाम क्या क्या है, और ये आउटरमोस्ट लाइनिंग है। और ये बनी किससे होती है? ये बनी होती है आपकी प्रोटीन। अरे यार, कौन कॉल कर रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये बनी होती है प्रोटीन, एक तरीके की प्रोटीन, और फैट बोल सकते हो आप। फैट मतलब थोड़ा सा ऐसे ऑयली स्टफ, जिसको हम बोलते हैं फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड। तो ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इनसे बनी होती है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अभी तक कुछ मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताया। भैया, आउटरमोस्ट लेयरिंग है, और ये बनी होती है आपकी प्रोटीन और फैट, यानी ऑयली सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो अब देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन कर सकती है, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन ये हैं कि देखो, आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये मैंने बार बार बोला है, ऐसे होता है ना आपका सेल, ये सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बीच में न्यूक्लियस है ना। ये होता है ना स्ट्रक्चर सेल का। तो इसका पहला फंक्शन तो ये बोल सकते हो कि इट गिव्स द शेप, शेप ऑफ द सेल। भाई, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस शेप में रखी हुई है, वही सेल की शेप मानी जाती है। देखो, ऐसे ऐसे मुड़ी हुई है, तो यही शेप है। दूसरी बात यह है, इट प्रिवेंट
internal item of cell to leak out। भाई सेल के अंदर जो भी चीजें हैं, गोल्गी apparatus, ये बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सब होता है, ये बाहर ना निकले, ये बंद के रखती है ना, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। तो इसी वजह से जो इंटरनल सब्सटेंस है वो बाहर नहीं जा रहा, ये भी एक तरह का फंक्शन है। दूसरी बात आपकी है कि इट प्रोटेक्ट्स सेल फ्रॉम माइक्रोब्स इन द इन्वायरमेंट। मान लो इन्वायरमेंट में यहाँ पर कोई कोई माइक्रोब है जो कि इस सेल के लिए डेंजर है, तो ये यहाँ जा नहीं पाएगा क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है जी। और इसी से रिलेटेड आपका चौथा फंक्शन आप ये लिख सकते हो कि इट अलाउज ओनली थिंग्स विच इज नीडेड। इट अलाउज इन एंड आउट थिंग्स विच आर नीडेड। कहने का मतलब ये सेलेक्टिव, जो मैंने बताया था ना, इसका नाम है सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव मेम्ब्रेन इसलिए कि सेलेक्टिव है, सेलेक्ट करती है भाई, जो चीज चाहिए वही अंदर जाएगी, जो चीज चाहिए वही बाहर जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर सेल को कोई वेस्ट, जैसे CO2 एक वेस्ट है, वो बाहर भेजना है तो CO2 ही बाहर जाएगा बस, और कोई चीज बाहर चली जाएगी। या फिर आपको सेल को ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन ही अंदर जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। तो ये काम भी पूरा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन इसीलिए बोलते हैं कि सेलेक्ट करके जो सेल को चाहिए होता है वही अंदर जाएगा, और जो बाहर निकलना होता है, वेस्ट डिस्पोज करना होता है, वेस्ट वही बाहर आएगा। तो इट अलाउस इन एंड आउट थिंग्स विच आर नीडेड, जो जरूरत है वही होती है। तो ये बेसिकली मोटा मोटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस होते हैं। ठीक है जी। ठीक है, तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपका फंक्शंस। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सेल है, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है, बार बार बनाता हूं मैं। तो इसमें जो भी चीज अंदर जाएगी या बाहर जाएगी, जो भी हो रहा है, बाहर जाएगी अंदर जाएगी, वो कैसे हो रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से हो रहा है, ये एक कॉन्सेप्ट बोल लो, एक टर्म बोल लो, डिफ्यूजन से होता है। डिफ्यूजन क्या कहता है? डिफ्यूजन वो कहता है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, मूवमेंट, कोई भी सब्सटेंस है उसका मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, टू लो कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या, मैं भी समझाता हूं तुम्हें, पहले इसको समझने की कोशिश करो। तो जो भी सेल के अंदर अंदर आ रही है चीज या बाहर जा रही है, वो किस प्रोसेस के थ्रू जा रही है, मतलब ट्रांसपोर्ट जो भी हो रहा है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, वो होता है आपका डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसको सिंपल भाषा में ये समझाता हूं मैं आपको कि मान लो ये आपका सेल है, डिफ्यूजन समझा रहा हूँ, बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, और सेल आपका, मान लो सेल के बाहर के एनवायरनमेंट में वाटर है, या फिर ऐसे समझ लो ऐसे कंटेनर में ये सेल रखा है जहां पर बाहर पानी है। ठीक है, तो अब सेल के जो अंदर है वो पानी की कैपेसिटी कम हो गई, मतलब ये जो H2 है, सेल बॉडी के अंदर जो H2 है वो कम है और इसके अंदर H2 ज्यादा है। तो हाई कंसंट्रेशन मतलब जहां ज्यादा होगा वहां से वो चला जाएगा। तो ये हाई कंसंट्रेशन में से, यानी कि क्या रखा है ना, मूवमेंट हो जाएगी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर कम है सेल के अंदर, बाहर ज्यादा एनवायरमेंट में, तो यानी कि पानी यहाँ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। और इसका अपोजिट भी हो सकता है, अगर मान लो ये सेल है, ये बीच में न्यूक्लियस है, अगर मान लो पानी की जो कंसंट्रेशन है वो एक पॉइंट पे सेल के अंदर ज्यादा है और बाहर ड्राई है बिल्कुल, और बाहर इन्वायरमेंट में कम है, तो आपका पानी इधर आ जाएगा, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हाई से लो चला जाएगा। ठीक है, तो जहां डिफ्यूजन यही प्रोसेस करता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हो, जहां चीज ज्यादा है वहां से कम वाली जगह चला जाएगा। ठीक है, इसी डिफ्यूजन प्रोसेस से आपके सेल के अंदर गैसेस एक्सचेंज भी होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जैसे फॉर एग्जांपल वही सेम चीज किस प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई टू लो।
तो मान लो आपके सेल के अंदर CO2 बढ़ गया। CO2 एक तरह का वेस्ट है। CO2 क्या है? एक तरीके का वेस्ट है। तो आपके सेल के अंदर CO2 बढ़ गया, ठीक है जी। अब CO2 जो क्या करेगा, और इन्वायरमेंट में CO2 कम है सेल के मुकाबले, तो होगा क्या कि CO2 बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हाई है और बाहर लो है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी कि CO2 बाहर चला जाएगा। इसी तरह अगर आपके अंदर, आपके इसके सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए और बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन आपका सेल के अंदर चला जाएगा, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। बेसिकली ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, चाहे वो CO2 हो, ऑक्सीजन हो, वाटर हो। ये है मैं बताना चाह रहा हूँ। और ये जाता किससे? सेलेक्टिव मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी चीज ट्रांसफर्ड होती है, गैस या वाटर, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से होती है। और डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। अब इसमें एक चीज और है, वो चीज क्या है वो समझ लो, उस पर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये जो पानी ट्रांसपोर्ट होता है ना सेल में, इसके अंदर इन्होंने कुछ टर्म्स दे रखे हैं। वो टर्म्स क्या है? जैसे आपका सिंपल चीज तो आपको पता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा पानी, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, ये तो पता है आपको, क्योंकि डिफ्यूजन के थ्रू मूवमेंट होती है किसी भी सब्सटेंस की सेल में। अब होता क्या है कि अगर मान लो, जैसे एग्जांपल से समझाता हूं मैं पहली चीज आपको, कि मान लो ये आपका सेल है, ठीक है। वाटर, अभी से वाटर पे फोकस करोगे, सेल के अंदर वाटर अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, तो उसमें 3 कंडीशन होती है वाटर की। वो क्या कंडीशन होती है? कि पहली कंडीशन ये कि आपके सेल है, इसमें बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है। और मान लो कि इसके इन्वायरमेंट में चारों तरफ जो पानी है वो एक सॉल्यूशन है। पानी जो है वो सॉल्यूशन है, प्योर पानी नहीं है, सॉल्यूशन है। पर उसमें वाटर की कंडीशन, जो कंसंट्रेशन है, वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है। और मान लो सॉल्ट है, दूसरी चीज सॉल्ट है, सॉल्ट की थोड़ी कम है। और यहाँ पर तो, यहाँ पर वाटर की कंडीशन कम हो रही है बाहर के मुकाबले। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो ये पानी इन्वायरमेंट का सेल में चला जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन जब ये होती है कि जो सॉल्यूशन बाहर है वो पानी का ज्यादा है, उस सॉल्यूशन में पानी ज्यादा है और सेल के अंदर पानी कम है, तो पानी सेल के अंदर चला जाएगा, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पानी चला जाएगा। तो इस तरीके के वाटर मूवमेंट को हम बोलते हैं, एक टर्म दे रखा है बस इन्होंने, और कुछ नहीं, जिसका नाम है, क्या दे रखा है? तो हाइपरटोनिक नाम दे रखा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो बेसिकली इन्होंने जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है, जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसको 3 पार्ट में बांट कर डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट क्या है? जब सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक का मतलब बस सिंपली यही है कि जो बाहर जो सॉल्यूशन है पानी का, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल में जो पानी है उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो अल्टीमेटली जो पानी है वो सेल के अंदर चल जाता है, क्योंकि बाहर ज्यादा है तो हाई है, और सेल के अंदर कम है, लो है, तो हाई टू लो चला जाता है। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को जो बाहर है उसको बोलते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये बस नाम है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन भी देख लो। गलत तो नहीं बना दिया मैंने? एक सेकंड, हाइपर नहीं, सॉरी, हाइपोटोनिक, मैं सोच ही रहा था। इसका नाम क्या दे देते हैं? हाइपोटोनिक, नॉट हाइपरटोनिक, हाइपो, हाइपो, ये नाम है हाइपोटोनिक। एक्चुअली हाइपरटोनिक इसका एग्जैक्टली अपोजिट है, चलो वही देखते हैं हम, ठीक है। तो हाइपोटोनिक क्या है? जब बाहर जो पानी है एनवायरमेंट में उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल में जो पानी है उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो डिफ्यूजन के रूल से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पानी चला जाता है। तो इस तरीके के जो सॉल्यूशन है बाहर, उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसका एग्जैक्टली अपोजिट जो सेकंड है वो है हाइपरटोनिक। तो वो देख लेते हैं क्या होता है। समझ ही गए होंगे, एग्जैक्टली अपोजिट है, यानी कि इस बार पानी सेल से बाहर आएगा। हाइपोटोनिक में तो पानी बाहर के एनवायरमेंट से सेल में गया, यहाँ पर सेल से बाहर आएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस केस में क्या होता है हाइपरटोनिक में? ये आपका सेल है, ठीक है, ये आपका सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है। और सेल के चारों तरफ एक एनवायरमेंट है जहां पर पानी है। पर होता क्या है कि सेल के अंदर जो पानी है
उसका जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये जो पानी है सॉल्यूशन है, प्योर पानी नहीं है। और ये जो बाहर जो सॉल्यूशन है इसके अंदर वाटर की कैपेसिटी कम है। ठीक है, मान लो पानी, सॉल्ट और पानी का मिक्सचर है। ठीक है, सॉल्ट और पानी का मिक्सचर है तो पानी की कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है और सेल में पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो डिफ्यूजन का रूल क्या कहता है? डिफ्यूजन का रूल कहता है हाई से लो की तरफ मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर हाई, सेल के अंदर पानी ज़्यादा है और बाहर जो सॉल्यूशन है जिसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, वहां पर पानी की कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ पर पानी सेल से बाहर आ जाएगा, सेल से बाहर हो जाएगा। और इसी तरीके के सॉल्यूशन को बोलेंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है। डिफ्यूजन तो भाई जहां भी हाई कंसंट्रेशन होगा उससे लो कंसंट्रेशन में चला जाएगा। कोई भी मूवमेंट होगी सेल में वो हाई से लो ही होगी, डिफ्यूजन के थ्रू ही होगी। लेकिन पानी की जो मूवमेंट हो रही है उसमें 3 कंडीशन बता दी। अगर बाहर पानी की सॉल्यूशन में पानी की कंसंट्रेशन कम है सेल के मुकाबले और सेल में ज्यादा है तो सेल से बाहर पानी आ जाएगा और इस तरीके के सॉल्यूशन को बोलेंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब तीसरी कंडीशन और आखिरी कंडीशन ये है आइसोटोनिक। इसके नाम से भी पहचान सकते हो आप। आइसो का मतलब होता है सेम। ये कहीं भी आपके फिजिक्स में या कहीं भी यूज वर्ड होना, ये आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम। तो सेम टॉनिक, अब तक आप समझ गए होंगे क्या हो रहा होगा। इस केस में क्या होता है, सेम, ये सेल है, बीच में न्यूक्लियस है और मान लो ये आपके इन्वायरमेंट में सेल रखा है जहां पर उसके चारों तरफ पानी है। तो इस केस में क्या होता है कि जो सेल के अंदर जो पानी है और जो इस सॉल्यूशन में, जो बाहर सॉल्यूशन है इसके अंदर जो पानी है, इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। तो इस केस में एक्चुअली पता है क्या होता है, इस केस में एक्चुअली ये होता है कि जितना पानी बाहर आ रहा है ना उतना ही पानी, जितना पानी सेल से बाहर आ रहा है उतना ही पानी सेल के अंदर जा रहा है। तो नेट जो मूवमेंट है वाटर की, नेट, नेट मतलब बोलते हैं ना नेट मूवमेंट, टोटल मूवमेंट, नेट मूवमेंट है जो वाटर की वो सेम रहती है। इसका मतलब ना तो कोई पानी बाहर जाता है, ऐसा अपियर होता है कि ना कोई पानी बाहर जा रहा है ना कोई अंदर जा रहा है, एक्चुअली में जा रहा आ रहा होता है लेकिन एकदम सेम क्वांटिटी में, जितना बाहर जा रहा होता है उतना अंदर, क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन दोनों में सेम है। तो इसलिए कोई नेट मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होता, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज 0। कोई मूवमेंट जो नेट मतलब कि भाई जिस डायरेक्शन में ज्यादा आया होगा उस डायरेक्शन में दिखा देंगे। अगर अंदर ज्यादा गया होता तो हम कह देते कि भाई अंदर पानी गया है, बाहर ज्यादा आया होता तो हम कह देते बाहर पानी आया है। लेकिन इस केस में आइसोटोनिक में कोई पानी ना अंदर गया ना कोई बाहर गया, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है वो अंदर और बाहर सेल के सेम है। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था पानी का मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है जी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिकली यही काम था। तो अब इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड। और इस वीडियो को 2-3 बार सुन लेना अगर कंफ्यूजन हो तो। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। एक्चुअली मुझे 9th वालों को पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है साइंस 10th वालों से। 9th के मैथ्स में अच्छे कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कंक्लूजन क्या है इस वीडियो में, हमने क्या क्या पढ़ा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस पढ़े हमने। ठीक है, दूसरे हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो ट्रांसपोर्टेशन, उसके तीसरा पढ़ा हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जिसके 3 पार्ट हैं। कौन से 3 पार्ट है? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। उसके चौथा हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, बल्कि चौथा क्या पढ़ा था, डिफ्यूजन क्या होता है। बेसिकली डिफ्यूजन होता है कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये सारे काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिलेटेड है। ठीक है, तो हमने अब तक सेल का जो पहला स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूक्लियस। तो इस वीडियो को देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल वीडियो है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।